तो हे एवरीवन, दिस इज मुस्कान सागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म दैट इज एसआरबीएसई क्लासेस में। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक ना कह करके हम ये कहें कि एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, वो किसके हैं? वो आपके सेमेस्टर 4 के यूनिट 3 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि ये जो सीरीज है एमसीक्यूज की सीरीज कंटिन्यू चलेगी, उसी वादे को ध्यान में रखते हुए ये तीसरी क्लास आपके लिए लाई गई है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी क्लास को आगे मूव करते हैं। अब देखिए, इस यूनिट 3 का नाम है कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ये हमारी यूनिट 3 का नाम है। इसके बेसिस पे ही हम आज एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ दीज इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकोनट्स हस्क? इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि कोकोनट हस्क से प्राप्त किया जाता है? क्या वो परलाइट है, क्या वो वर्मी कल्चर है, या फिर वो क्वाइर है, या फिर वो रॉक वूल है? आप हमें बताइए, ठीक है। अब अपने आप ये करिए, ये रिकॉर्डेड क्लासेस है, तो हाँ क्या करिए, अपने आप भी देखिए कि पहले इसका आंसर क्या होगा। हम तो बताते चल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे आपका क्वाइर। क्वाइर, ठीक है, ठीक है। इसकी कोकोनट की फैमिली याद है किसी को? क्या थी फैमिली? एरेकेसी, एरेकेसी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे? द फॉर्म ऑफ हाइड्रोपोनिक्स दैट डज नॉट रिक्वायर अ ग्रोइंग मीडियम एट ऑल। ऐसे हाइड्रोपोनिक्स की कौन सी फॉर्म है जिसे ग्रो करने के लिए डज नॉट रिक्वायर अ ग्रोइंग मीडियम, जिसे ग्रोइंग मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है? ऐसा कौन सा हाइड्रोपोनिक्स का टाइप है या फॉर्म है, बताइए, जिसे ग्रोइंग मीडियम की ही आवश्यकता नहीं होती? क्या वो एक्वा कल्चर है, या फिर वो स्टैटिक सॉल्यूशन कल्चर है, या फिर वो मीडियम कल्चर है, या फिर वो एरोपोनिक्स है? इसकी हिंदी देख लीजिए। इसको तो एक्वा कल्चर ही कहेंगे, इसको कहेंगे स्थैतिक समाधान संवर्धन, या फिर मीडियम कल्चर को हम कहेंगे मध्यम संवर्धन, और एरोपोनिक्स को हम कह देंगे एरोपोनिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर हमें बताइए। तो ऐसा जो मेथड है जिसमें ग्रोइंग मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती बच्चे, तो वो हमारा हो जाता है दैट इज एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स इसका सही आंसर है। एरोपोनिक्स में हमें किसी भी ग्रोइंग मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। द प्लांट्स विद लार्जर रूट्स, जिसमें लार्जर रूट्स हो, कैन बी कल्टिवेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइड्रोपोनिक्स? ऐसे प्लांट जिसमें लार्जर रूट्स निकलती हैं, बड़ी बड़ी रूट्स निकलती हैं, उनको हम कल्टिवेट जब करते हैं तो वो इन चारों में से कौन से हाइड्रोपोनिक्स का टाइप यूज करते हैं? क्या वो ईबीबी एंड फ्लो सिस्टम का यूज करते हैं, या फिर हम ड्रिप सिस्टम का यूज करते हैं, या फिर हम न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक का यूज करते हैं, या फिर नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं का यूज करते हैं, मतलब इनमें से किसी ये कोई भी यूज नहीं करते हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बच्चा न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। इसको हम NF और T के नाम से भी जानते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक के नाम। इसमें क्या होता है, लार्ज रूट वाले प्लांट को हम कल्टिवेट कर रहे होते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ प्लांट विदाउट द यूज ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। इसकी हिंदी देख लीजिए आप। हाइड्रोपोनिक्स के उपयोग के बिना पौधों की खेती की एक विधि है। मतलब हम हाइड्रोपोनिक्स का यूज ना करें फिर हम कैसे खेती कर सकते हैं किसी भी प्लांट की? क्या वाटर? वाटर तो हाइड्रोपोनिक्स में ही आ जाएगा। एयर भी, एयर एक्वापोनिक्स, एक्वापोनिक्स तो वाटर भी हो जाएगा। या आपके एरोपोनिक्स में आ जाएगा। सॉइल, देखिए सॉइल हमारा ट्रेडिशनल मेथड है ना प्लांट्स को ग्रो करने का, तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा सॉइल ही होगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनली हम कैसे ही प्लांट को ग्रो करते चले आ रहे हैं, हम सॉइल में तो प्लांट को ग्रो कर रहे थे, तो हमारा वो जो हम हाइड्रोपोनिक्स के अतिरिक्त यूज कर सकते हैं दैट इज सॉइल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है हमसे बच्चे? देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू अबाउट हाइड्रोपोनिक्स? इन चारों में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रू नहीं है हाइड्रोपोनिक्स के रिगार्डिंग? रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट, हमें इसमें हाई इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड, इसमें हमें टेक्निकल नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। कैन बी मिस यूज टू कल्टिवेट वैंड क्रॉप्स, हम इसको क्या करते हैं, मिस यूज भी कर सकते हैं। जो बैंड क्रॉप है जिनको बैन कर दिया गया है कि वो ग्रो ही नहीं की जा सकती हैं, तो हम उसका मिस यूज कर सकते हैं। प्लांट थ्रू हाइड्रोपोनिक्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड एवरीवेयर, और हाइड्रोपोनिक्स की जो प्लांट्स हैं जो हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो किए जाते हैं उन्हें कहीं भी हम ग्रो नहीं कर सकते। इन चारों में से कौन सा ट्रू नहीं है हाइड्रोपोनिक्स के रिगार्डिंग? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4th।
salts and water in hydroponics plant are absorbed by, जो salts होते हैं and water, salts और water को हाइड्रोपोनिक्स प्लांट कैसे ऑब्जर्व करते हैं? क्या वो लीफ से करते हैं या स्टेम से करते हैं या फिर रूट से करते हैं या आउटर लेयर ऑफ प्लांट से करते हैं? बताइए। देखिए वो यहां से करते हैं, आउटर लेयर ऑफ प्लांट से करते हैं, ठीक है। द साइंटिस्ट हु यूज न्यूट्रिएंट कल्चर सोल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक्स कल्चर वाज, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने न्यूट्रिएंट कल्चर का यूज किया था हाइड्रोपोनिक कल्चर में, न्यूट्रिएंट कल्चर सोल्यूशन का यूज किया था, वो कौन थे? क्या वो नॉप थे, क्या वो वेलेस थे, क्या वो सैक्स थे, क्या वो वेबस्टर थे? तो इन चारों साइंटिस्ट में से ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोपोनिक्स कल्चर में न्यूट्रिएंट कल्चर सोल्यूशन का यूज किया था? बताइए। वो हमारे साइंटिस्ट थे बच्चे, वो हमारे साइंटिस्ट थे नॉप। कौन थे? नॉप थे, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन डज नॉट कॉज विच ऑफ दीज, मिनरल न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी मतलब उसकी कमी क्या कॉज नहीं करती है? क्या वो क्लोरोसिस कॉज नहीं करती है? क्या इटियोलेशन, क्या नेक्रोसिस एंड द शॉर्टनिंग इंटरनोड? इटियोलेशन वर्ड था, मिसप्रोनाउंस हो गया था, इटियोलेशन। देखिए इसका आंसर भी इटियोलेशन ही होगा, इटियोलेशन ही होगा। इटियोलेशन बच्चे पता क्या कब होता है? जब देखिए ऐसे करके लीफ होती है, आपकी लीफ होती है और उसमें वेन्स होती हैं, वेन्स होती हैं ऐसे करके, तो वो जब वेन्स बिल्कुल चमकने लग जाती हैं तो वो वहां पे इटियोलेशन कंडीशन होती है, ठीक है। टिश्यूज डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ प्लांट इन हाइड्रोपोनिक्स आर सबमर्ज्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्व्ड, हाइड्रोपोनिक्स के एक पौधे की जड़ें घुले निम्न के हुए घोल में डूबी रहती हैं, मतलब थोड़ा सा अजीब हिंदी है इसकी, ऐसे यार पढ़िए आप। रूट्स ऑफ अ प्लांट इन हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स प्लांट में रूट जो है वो सबमर्ज रहती हैं किसके सोल्यूशन में? ठीक है, किसके सोल्यूशन में? क्या वो फर्टिलाइजर का सोल्यूशन है, ऑक्सीजन का सोल्यूशन है, या केमिकल्स का सोल्यूशन है, या फिर मिनरल साल्ट का सोल्यूशन है? आप बताएं हमें इसका आंसर। तो बच्चे वो फर्टिलाइजर्स का सोल्यूशन होता है, फर्टिलाइजर का सोल्यूशन होता है वो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे, विच ऑफ दीज प्लांट में नॉट बी सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन थ्रू हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे इन चारों में से ऐसा कौन सा प्लांट है जो सुटेबल नहीं है हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू ग्रो करने के लिए? हाइड्रोपोनिक्स तो पता ही है ना, आप जो पानी में प्लांट को ग्रो करते हैं, बहुत सुंदर लगता है, कभी भी आप सर्च कीजिएगा, बहुत सुंदर तरीके से ग्रो किए जाते हैं वो प्लांट, बहुत सुंदर लगते हैं। क्या वो टमाटो है जिसे हम ग्रो नहीं कर सकते, या फिर वो कुकुम्बर है, या फिर वो कैरेट है, या फिर वो स्ट्रॉबेरी है? तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू? तो बच्चे वो उसका आंसर आपका हो जाएगा कैरेट। क्या हो जाएगा? कैरेट। कैरेट का बॉटनिकल नेम होता है बच्चे डेकस करोटा, डेकस करोटा। और एक चीज और, इसकी फैमिली आप नोट कर लीजिए, दैट इज एम्बेलीफेरी या फिर एपियेसी, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक बॉटनी है ना आपके सिलेबस में। आप देखिए एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, पोटैटो में खाने योग्य भाग है, क्या हम रूट खाते हैं, क्या राइजोम खाते हैं, या फिर ट्यूबर खाते हैं, या फिर कॉर्म खाते हैं? जो आलू आपके घर पे आता है जिसकी सब्जी बनाते हो आप, वो आप जिस चीज की सब्जी बना रहे हो वो क्या है, उसे हम, क्या वो कॉर्म है, क्या वो राइजोम है, क्या वो रूट है, क्या वो ट्यूबर है? देखिए अभी आप अपने आप से भी आंसर दिया करिए, क्या करिए करा करिए कि आप अपने आप से भी आंसर दिया करिए, ठीक है। 1 मिनट, सिस्टम में कुछ हो रहा है, हाँ सही है अभी। तो बच्चे देखिए रूट होता है, जो ट्यूबर होता है, यहाँ पे जो स्टेम होता है हमारा पोटैटो का, उसमें कुछ फूड स्टोर हो जाता है और वो सोलन हो जाता है। जब वो सोलन हो जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? ट्यूबर कह देते हैं, ट्यूबर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ट्यूबर कह देते हैं। तो उसका आंसर भी हमारा ट्यूबर हो जाएगा, ठीक है। ट्यूबर को ही हम खा रहे होते हैं। अब देखिए वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर लोकल कंजप्शन इज, जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन है लोकल, देखिए इसको हिंदी में देखिए, स्थानीय खपत के लिए सब्जी उत्पादन है। वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर मतलब लोकल लोगों के कंजप्शन के लिए वेजिटेबल का प्रोडक्शन है। क्या वो मार्केट गार्डनिंग है, मार्केट गार्डनिंग, या फिर होम गार्डनिंग है, या फिर ट्रक गार्डनिंग है, या फिर वेजिटेबल फोर्सिंग है? तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा दैट इज मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग के अंतर्गत जो है वेजिटेबल का प्रोडक्शन किया जाता है लोकल कंजप्शन के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स आर, मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल्स वो कैसी होती हैं? क्या वो एनुअल होती हैं? क्या उनकी लाइफ साइकिल सिर्फ 1 साल में कंप्लीट हो जाती है? क्या वो बाइनियल होती है, इनकी लाइफ साइकिल 2 सालों में कंप्लीट हो जाती है? या फिर वो पेरिनियल होती है, उनकी लाइफ साइकिल 3 या उससे ज्यादा सालों में कंप्लीट होती है? तो आप बताइए कि इन
तीनों में से, क्योंकि फोर तो नन ऑफ दीज है, इन तीनों में से कौन सा होता है? नन ऑफ दीज तो है नहीं। एक हिंट हमने आपको दे दी। देखिए बच्चे, मोस्ट ऑफ समर वेजिटेबल्स एनुअल होती हैं, बिकॉज एक साल में वो हमें मिल जाए तो सही रहता है। तो इसका आंसर बच्चे हो जाएगा आपका दैट इज एनुअल। क्या हो जाएगा? एनुअल। इन सीड फॉर्मेशन द इनर इंटेगुमेंट रिमेन्स थिन एंड डेवलप्स इनटू, जो सीड फॉर्मेशन होता है तो वो इनर इंटेगुमेंट होता है, बच जाता है, बच जाता है, थिन हो जाता है, और वो किस में डेवलप हो जाता है? क्या वो टेस्टा में डेवलप हो जाता है, क्या वो टैगमन में डेवलप हो जाता है, या फिर वो एरिल बना लेता है, या फिर वो हिलम बना लेता है? आप बताएं। देखिए इनर इंटेगुमेंट जो होता है हमारा वो टैगमेन बनाता है, टैगमेन। क्या बनाता है? टैगमेन। ठीक है। और जो आउटर इंटेगुमेंट होता है वो हमारा टेस्टा बनाता है। टेस्टा सबसे आउटर वॉल होती है, टेस्टा एंड टैगमेन। टेस्टा आउटर वॉल होती है एंड टैगमेन इनर वॉल होती है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन के दौरान, यहाँ पे ये सीयर लिखा हुआ है, ये सही नहीं लिखा हुआ, ये स्केयर है, स्कार है। आ स्कार लेफ्ट बाय द फ्यूनिकुलस इज टर्म्ड एज, जब सीड फॉर्मेशन होता है तो फ्यूनिकुलस जहां से निकलता है वहां से एक स्कार, एक चिन्ह छोड़ जाता है, उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे हिलम कहते हैं? क्या वो हम फ्यूनिकुलस कहते हैं? फ्यूनिकुलस तो है, फ्यूनिकुलस ही तो छोड़ रहा है। क्या हम उसे रैफी कहते हैं? 1 मिनट गाइस। क्या हम उसे रैफी कहते हैं या फिर हम उसे ओपरकुलम कहते हैं? बताएं आप। तो हम बच्चे उसे कहते हैं हिलम, जहां से वो स्कार जो निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज हिलम। क्रैकिंग ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, जो क्रैकिंग होती है टमाटो की वो किसके कारण होती है? इसका अगर आपको हिंदी में जानना है तो हम आपको बताते हैं, टमाटर के फल में चटकने का कारण है। क्या हाई नाइट्रोजन लेवल है चटकने का कारण, या वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, उसमें टेम्परेचर बढ़ घट रहा है, फ्लक्चुएशंस आ रही है, या फिर सॉइल मॉइस्चर का फ्लक्चुएशन है, सॉइल के मॉइस्चर जो है वो घट या बढ़ रहा है, ऑल ऑफ दीज है, या फिर ये चारों हैं? अब 16 का आंसर आप बताएं। तो बच्चे इसका आंसर होगा आपका दैट इज डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हुए हम बात करते हैं द एंडोस्पर्म लाइक टिश्यू टू एन इन सीड डेवलपिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कि 2n शो करता है, 2n नंबर शो करता है, और वो एंडोस्पर्म की तरह है और न्यूक्लियस से बना है? क्या वो एंडोस्पर्म है? एंडोस्पर्म तो हो ही नहीं सकता है। 1 मिनट। हाँ, एंडोस्पर्म तो नहीं हो सकता है, बिकॉज इन्होंने कहा एंडोस्पर्म लाइक टिश्यू, तो ये तो आप पहले ही कट कर दीजिए। कॉटलीडन अभी आप देखेंगे, मेरिकार्प या पेरिस्पर्म। तो बच्चे इसका आपका आंसर हो जाएगा दैट इज पेरिस्पर्म। क्या हो जाएगा? पेरिस्पर्म, बिकॉज ये इसकी तरह ही लगता है एंडोस्पर्म की तरह, और 2n कंडीशन शो करता है, और ये न्यूक्लियस से बनता है। और एंडोस्पर्म हमारा कैसा होता है एंजियोस्पर्म में? दैट इज 3n, ट्रिप्लॉइड होता है। और जबकि पेरिस्पर्म कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है, और विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सीड्स आर डिसएमिनेशन में बी, इसकी हिंदी देख लीजिए आप, 18 की हिंदी देख लीजिए, रूढ़िवादी बीज प्रसार के बाद हो सकता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स जो सीड है उसके प्रसार के बाद हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन डोरमेंट, या फिर डोरमेंट, या फिर क्विसेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज? बताइए बच्चे, ये सभी हो सकते हैं। क्या? सभी हो सकते हैं। ठीक है। सेकेंडरी डोरमेंसी इज नॉन डोरमेंट सीड इज ड्यू टू, सेकेंडरी जो डोरमेंसी होती है इन नॉन डोरमेंट, जो डोरमेंट सीड नहीं होते हैं उसमें सेकेंडरी डोरमेंस किसके कारण होती है? सेकेंडरी डोरमेंसी अगर उसमें देखने को मिलती है तो किसके? क्या वो टेम्परेचर के कारण देखने को मिलती है, या फिर वो मॉइस्चर के कारण, या फिर वो एरेशन के कारण, या फिर वो लाइट के कारण देखने को मिलती है? बताएं आप जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। तो बच्चे इसका आपका आंसर होगा दैट इज टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर जो होता है वो होता है। अब जर्मिनेशन ऑफ अनडेवलप्ड सीड इज फेवर्ड बाय, जर्मिनेशन होता है अनडेवलप्ड सीड का, वो किसको फेवर करता है? किसको फेवर करता है? वार्म टेम्परेचर जो कि 20 डिग्री सी से कम है, 20 डिग्री से ज्यादा है, सॉरी 20 डिग्री से ज्यादा है, ऐसा वार्म टेम्परेचर। जिब्रेलिक एसिड एंड द लो टेम्परेचर विच इज बिलो देन 20 डिग्री सी, जो कि 20 डिग्री से कम है, एंड बोथ ए एंड बी, जो कि आपके दोनों सही है, वार्म टेम्परेचर भी एंड जिब्रेलिक एसिड भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? दैट इज डी। क्या हो जाएगा? डी। अब ये यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारा क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स वेयरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर इज ड्यू टू, जो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? टाइपोगैमी, या फिर हेट्रोस्टाइली,
या फिर हर्कोगैमी या फिर ऑल ऑफ दिस। बच्चे हर्कोगैमी, डाइकोगैमी, हेटेरोस्टाइली, ये सब जो होते हैं, ये जो होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसका। द एनिमोफिलस प्लांट पॉलेंस आर डिसेमिनेटेड बाय मींस ऑफ, जो एनिमोफिलस प्लांट होते हैं उसमें पॉलेंस का प्रसार जो होता है, पॉलेंस का प्रसार जो होता है एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू जाते हैं? क्या वो इंसेक्ट्स के थ्रू जाते हैं, क्या वो वाटर के थ्रू जाते हैं, या फिर वो ग्रेविटी के थ्रू, या फिर वो विंड के थ्रू? तो आप बताएं इसका आंसर बच्चे की क्या होगा? एनिमोफिलस की बात हम कर रहे हैं बेहतर तरीके से। 1 मिनट, हाँ फाइन। देखिए बच्चा इसका आंसर आपका होगा विंड। क्या होगा? विंड। ठीक है, तो एनिमोफिलस प्लांट जो होते हैं उसमें विंड के द्वारा, हवा के द्वारा परागण होता है। ठीक है, द पोलन डेवलपमेंट गैमेटोसाइट इंड्यूसेस अ प्रॉब्लम ऑफ, जो पोलन का डेवलपमेंट है, इसकी हिंदी देख लीजिए, पराग के विकास में गैमेटोसाइट्स के निम्न की समस्या उत्पन्न होती है। पोलन के डेवलपमेंट में गैमेटोसाइट्स से क्या प्रॉब्लम है? देखिए गैमेटोसाइट जो होते हैं वो इंड्यूसेस, वो क्या प्रॉब्लम को इंड्यूस कर रहे होते हैं? क्या वो स्टेरिलिटी को इंड्यूस कर रहे होते हैं, या फिर वो विएबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं, या फिर वो फर्टिलिटी बढ़ा रहे होते हैं, या फिर वो मोबिलिटी को बढ़ा रहे होते हैं? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बताएं। आप पहले अपना आंसर भी मन में टिक कर लिया करिए कि ये आंसर हो सकता है। तो हमारा जो गैमेटोसाइड है वो हमारे स्टेरिलिटी को प्रमोट कर रहा होता है, इंड्यूस कर रहा होता है, तो ए इज द करेक्ट उत्तर। 24 क्या कह रहा है हमसे? 24 क्या कह रहा है? 1 मिनट बच्चे। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज, प्रोडक्शन है सीड का बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के जब सीड बनता है तो उस टर्म को हम यूज करते हैं। मतलब किस टर्म को यूज करते हैं? क्या हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, क्या हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, या फिर गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज कहते हैं? जब देखिए सीड का प्रोडक्शन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हम क्या कह देते हैं? दैट इज पार्थिनोजेनेसिस। क्या कह देते हैं? पार्थिनोजेनेसिस आपका सही आंसर हो गया। लेकिन अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो उसको पार्थिनोकार्पी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड एज पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। ठीक है, 25 की ओर मूव करते हैं बच्चे। मोस्ट ऑफ दी हाइब्रिड वाटरमेलन एंड कुकुम्बर आर, मोस्ट ऑफ दी जो हाइब्रिड होते हैं कुकुम्बर और वाटरमेलन के, जो हाइब्रिड मतलब जो दो प्लांट्स को हाइब्रिडाइजेशन से बनाए गए हैं वो क्या होते हैं? वो हाइब्रिड कहलाते हैं आपके। तो वाटरमेलन है एंड कुकुम्बर है, क्या वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्या वो एनोप्लॉइड होता है, या फिर वो डिप्लॉइड होता है, या फिर वो कल्चिप्लॉइड होता है? आप बताएं इसका आंसर। मन में क्या सोचा था कमेंट करिएगा। इसका बच्चे आंसर होगा दैट इज कॉल्चिपॉइड। इसमें एक चीज आप ये ध्यान रखिए, एक ड्रग यूज किया जाता है दैट इज कॉल्सिचिन। कॉल्सिचिन ड्रग यूज किया जाता है। कॉल्सिचिन ड्रग क्या होता है? यह हमारा कॉल्चिकम ऑटोमिनेल से प्राप्त किया जाता है। कॉल्चिकम ऑटोमिनेल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये आपके फैमिली लिलिएसी से, प्याज वाली जो फैमिली होती है उससे बिलोंग करता है। ठीक है, ये तो हो गया। तो जो कॉल्सिचिन है, कॉल्सिचिन जो क्या करता है वो क्रोमोसोम को डबल कर देता है, डबल। तो जब वाटरमेलन एंड कुकुम्बर बनाते हैं तो हम कॉल्चिप्लॉइड वर्ड यूज करते हैं कि कॉल्सिचिन उसमें यूज की गई होगी तो क्रोमोसोम डबल हो गए होंगे, तो उससे जो हाइब्रिड बने उसके हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज कॉल्चिप्लॉइड्स। ठीक है, समझ गए? रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स फ्रॉम अ सीड फील्ड इज टर्म्ड एज। 26 का आंसर देखिए, बीज क्षेत्र से ऑफ टाइम के पौधों को हटाने को कहा जाता है। क्या हम उसे बीडिंग कहते हैं, क्या हम उसे रफिंग कहते हैं, या फिर होइंग कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज कहते हैं? क्या हम उसे निराई कहते हैं, क्या हम उसे रुगिंग कहते हैं, या फिर होइंग कहते हैं? तो हम बच्चे उसे रुगिंग कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड कंपोनेंट अफेक्टिंग सीड विएबिलिटी ड्यूरिंग स्टोरेज इन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अफेक्ट करता है सीड को या सीड की विएबिलिटी को ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान, क्या वो है? वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर की वजह से, या फिर मॉइस्चर की वजह से, या फिर ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता की वजह से, या फिर जो खाना उसने स्टोर किया है, रिजर्व किया है, या फिर उसकी वजह से? 27 का आंसर आप बताएं। 27 का आंसर बच्चे हो जाएगा आपका दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो आपका, जब आप सीड को स्टोर कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है? मोस्ट सीड कंपोनेंट जो अफेक्ट कर रहा होता है उसकी विएबिलिटी को। ठीक है,
पोटैटो इज जनरली प्रोपोगेटेड थ्रू, अभी तो हमने बताया था पोटैटो को जनरली प्रोपोगेट किया जाता है क्या, सीड पोटैटो के द्वारा या ट्रू पोटैटो सीड के द्वारा या पोटैटो सीड के द्वारा, बात वही आ रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आइसोलेशन ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज डन बाय, जो आइसोलेशन होता है सीड प्रोडक्शन के दौरान किसके द्वारा किया जाता है, क्या वो वैरायटीज के द्वारा किया जाता है या फिर वो प्लांटेशन एट अ डिस्टेंस, मतलब एक डिस्टेंस के बाद प्लांटेशन के लिए, मतलब आइसोलेशन ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन इज डन बाय, जो हमें सीड प्रोडक्शन करते हैं हम उसमें आइसोलेशन के दौरान सीड प्रोडक्शन किया जाता है, प्लांटेशन एट अ डिस्टेंस एंड जोनिंग एंड ऑल ऑफ दिस। इसकी हिंदी देख लीजिए आप। 29 क्वेश्चन कर रहा है, बीज उत्पादन के दौरान अलगाव किसके द्वारा किया जाता है, बच्चे प्लांटेशन, जो हम कहते हैं ना पौधारोपण के द्वारा वृक्ष लगाएं, तो प्लांटेशन एट अ डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद एक प्लांटेशन करना, मतलब एट अ डिस्टेंस मतलब एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे हो जाएगा हमारा वृक्षारोपण। मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर इंसेक्ट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर कौन है, कौन परागण करवाता है, क्या वो सिर्फिट फ्लाई है या फिर वो बम्बल बी है या फिर वो हनी बी है या फिर वो हाउस फ्लाई है। बच्चे पाकिस्तान में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन पॉलिनेटर है दैट इज हनी बी। सीड प्रोडक्शन इन बाइनियल वेजिटेबल इज मोस्टली ड्यू टू, जो सीड प्रोडक्शन होता है बाइनियल वेजिटेबल्स में, मतलब 2 साल में जो सब्जियां मिलती हैं हमें बाइनियल होती हैं, 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करती हैं, मोस्टली डन बाय सीड टू सीड मेथड, इन सीटू मेथड, रीप्लांटिंग मेथड एंड ऑल ऑफ दीज किसके द्वारा होता है बताइए। इसकी हिंदी बता दी जाए आपको। द्विवार्षिक सब्जियों में बीज उत्पादन अधिकतर किसके द्वारा किया जाता है, सीड से सीड विधि द्वारा, इन सीटू मेथड द्वारा या रीप्लांटिंग मेथड द्वारा या ऑल ऑफ दीज द्वारा। बच्चे हम इसे ऑल ऑफ दीज के द्वारा करते हैं, ऑल ऑफ दीज मतलब सीड टू सीड मेथड द्वारा भी, इन सीटू मेथड द्वारा भी एंड रिप्लांटिंग मेथड द्वारा भी। अब ये कह रहे हैं मेल स्टेरिलिटी इज ड्यू टू, जो मेल की स्टेरिलिटी होती है प्लांट्स में वो किसके कारण होती है, किसके कारण नहीं होती है, नॉट ड्यू टू, नॉट ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर, साइटोजेनेटिक फैक्टर। देखिए इन तीनों के कारण तो होती है, इनके कारण तो होती है जीनोम फैक्टर, ये तीनों। अगर कभी कभी ऐसे भी आ सकता है मेल स्टेरिलिटी इज ड्यू टू और तीनों एक साथ लिख दिए, जेनेटिक फैक्टर, साइटोजेनेटिक फैक्टर एंड जीनोम फैक्टर, तो आप ये ध्यान रखिएगा बच्चे। तो न्यूट्रिशनल फैक्टर आपका गलत हो जाएगा, जब वो गलत हो जाएगा तो इट मीन्स वही आंसर आपका सही है, ठीक है फाइन। हाइब्रिड विगर इन वेजिटेबल्स मैनिफेस्टेड बाय, जो हाइब्रिड विगर हैं, हाइब्रिड विगर को आप आगे पढ़ोगे या फिर आपने इसी यूनिट में पढ़ा होगा, जो हाइब्रिड विगर हैं, संकर हैं, किसके द्वारा प्रकट होते हैं, हाई यील्ड, यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन मैच्योरिटी, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे ये सभी का यूज करते हैं, मैनिफेस्टेड बाय किसके द्वारा, हाई यील्ड कैपेसिटी, यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन मैच्योरिटी, तो हम ये सभी का उपयोग करते हैं। वाटरमेलन्स फॉर सीड्स, 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बस। वाटरमेलन फॉर सीड शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन, देखिए इसकी हिंदी देखिए, बीज के लिए तरबूज की तुड़ाई कब करनी चाहिए, हमें जब उसे बीज प्राप्त करना हो तो हमें उसको कब तोड़ना चाहिए, जब उसके टेंड्रिल्स जो हैं, टेंड्रिल्स ऐसे ऐसे होते हैं जो लगे हुए होते हैं ऐसे करके, वो टेंड्रिल्स जो हैं वो मुरझा जाएं, स्किन कलर हरा हो जाए तब तोड़ना चाहिए, या फिर स्किन कलर हल्का पीला हो तब तोड़ना चाहिए, या फिर वाइन ड्राई आउट, या फिर बेल जब कतई सूख जाए तो हमें करना चाहिए। तो बच्चे जब इसके जो क्या नाम होते हैं, इसके जो टेंड्रिल्स हैं वो विदर हो जाए, सूख जाए या मुरझा जाए तो हमें तरबूज को तोड़ना चाहिए। इन पाकिस्तान वेजिटेबल्स फॉर सीड प्रोडक्शन आर हार्वेस्टेड बाय, पाकिस्तान में वेजिटेबल को सीड प्रोडक्शन के लिए कब काटा जाता है, किसके द्वारा काटा जाता है, मैनुअल मेथड द्वारा या कंबाइन हार्वेस्टर्स के द्वारा, मशीन्स के द्वारा या ऑल ऑफ अबव, इन तीनों का उपयोग करते हैं पाकिस्तान वाले लोग, बताइए। बच्चे ये मैनुअल मेथड का यूज करते हैं, मैनुअल मेथड के द्वारा। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल सीड्स सीड मॉइस्चर शुड बी, अगर 36 क्वेश्चन की हम बात करें तो वो हमसे कह रहा है ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ वेजिटेबल सीड, जब हम वेजिटेबल सीड को स्टोर करते हैं तो सीड का मॉइस्चर कितना होना चाहिए, क्या वो 10% से कम होना चाहिए, क्या वो 10% के बराबर होना चाहिए, या फिर वो 10% से अधिक होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई भी परसेंटेज को हम नहीं मानते हैं, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। 36 का आंसर बताएं बच्चे। इसका आंसर होगा आपका दैट इज लेस देन 10% इज सुटेबल फॉर द स्टोरिंग, ठीक। द पूरेस्ट सीड स्टोरेज कैपेसिटी इन, सबसे कम
स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो क्या किस में होती है, क्या ओकरा में होती है, क्या वो कुकुरबिट में होती है, या फिर वो पीज में होती है, या फिर वो अनियंस में होती है। तो सबसे कम स्टोरेज की क्षमता जो होती है वो हमारे ओकरा में होती है, भिंडी में होती है। नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब्ड एट पीएच बिलो, जो नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कितने पीएच पर एब्जॉर्ब करते हैं, क्या वो 5 होती है पीएच, क्या वो 6 होती है, या फिर वो 7 होती है, या फिर वो 8 होती है। तो बच्चे इसका आंसर आपका हो जाएगा 5। ये एक्चुअल में 4 to 6 पीएच इसके लिए सुटेबल रहती है, बट यहाँ पे 5 हम लेकर चलते हैं आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है हमसे, हार्मोन्स विच कंट्रोल एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है ऐसे हार्मोन का नाम बताइए। तो बच्चे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। क्या हो जाएगा, ऑक्सिन। जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है एंड पॉलीएमाइंस भी है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा एपिकल डोमिनेंस का, ऑक्सिन। टेट्रापोलाइड वाटरमेलन मस्ट बी पॉलिनेटेड बाय, जो टेट्रापोलाइड वाटरमेलन है वो पॉलिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्लांट टू प्रोड्यूस अ सीडलेस वाटरमेलन। टेट्रापोलाइड वाटरमेलन है उन्हें किससे पॉलिनेट होना चाहिए, कैसे वाटरमेलन को प्राप्त करने के लिए, सीडलेस, जिसमें सीड ही ना हो। तो ऐसे वाटरमेलन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कैसे वाटरमेलन मस्ट बी पॉलिनेट, तो ऐसे वाटरमेलन को किस चीज से पॉलिनेट करवाना चाहिए, क्या वो ट्रिप्लॉइड हो, जो जहां से वो स्टेमन आए, पॉलन आए, वो कैसा होना चाहिए, ट्रिप्लॉइड होना चाहिए, या फिर वो एनोप्लॉइड होना चाहिए, या फिर वो डिप्लॉइड होना चाहिए, या फिर वो टेट्राप्लॉइड होना चाहिए, बताइए। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा डिप्लॉइड, जो हमारा जो पॉलन आएगा वो डिप्लॉइड होना चाहिए, तो हमें प्लांट कैसा मिलेगा, सॉरी फ्रूट कैसा मिलेगा, सीडलेस मिलेगा। विच वेजिटेबल्स कैन नॉट बी ग्रोन एज अ ऑफ सीजन वेजिटेबल, कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जिसे हम ग्रो नहीं कर सकते ऑफ सीजन वेजिटेबल के रूप में, क्या वो टोमेटो है, क्या वो चिलीज हैं, क्या वो पटेटोज हैं, या फिर वो कुकुम्बर हैं, बताइए। तो हम उसे पटेटो को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, पटेटो को। लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल कन्वर्ट मेल फ्लावर इनटू परफेक्ट फ्लावर, तो इसका जो है सामान्य से कम तापमान नर फूलों को पूर्ण फूलों में बदल देता है, किसमें, क्या वो डेट पॉम में ऐसा होता है, या फिर मैंगो में, या फिर वो सिट्रस में, या फिर वो पपाया में, बताइए किस में होता है बच्चे, ये होता है आपका पपाया में होता है, पपाया में। टोमेटो इज अ क्रॉप, टोमेटो कैसी क्रॉप है, क्या वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, उसमें स्वपरागण होता है, क्या इंसेक्ट पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्या भी उसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और फाइनली क्रॉस पॉलिनेटेड मतलब क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू होता है, या फिर वो विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है टोमेटो में। तो टोमेटो में बच्चे सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन खुद ही हो जाता है, स्वपरागण हो जाता है। टर्मरिक इज प्रोपोगेटेड बाय, टर्मरिक किससे के द्वारा प्रोपोगेट की जाती है, क्या वो कॉर्म के द्वारा की जाती है, कॉर्म्स के थ्रू, या फिर वो राइजोम्स के थ्रू की जाती है, या फिर वो सीड्स, या फिर वो बल्ब। ये तो हमने आपको पढ़ाया अभी था टर्मिनोलॉजी वाली क्लास में, तो वो राइजोम के थ्रू प्रोपोगेट की जाती है। स्वीट पोटैटो इज प्रोपोगेटेड बाय, स्वीट पोटैटो जो है प्रोपोगेट किए जाते हैं स्टेम कटिंग के द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा, रूट्स के द्वारा, एंड बोथ ए एंड बी, या फिर दोनों के द्वारा, स्टेम कटिंग एंड ट्यूबर्स दोनों के द्वारा, बताइए आंसर। तो भैया स्वीट पोटैटो जो है हमारी शकरकंदी है वो स्टेम कटिंग के द्वारा भी प्रोपोगेट की जा सकती है एंड ट्यूबर्स के द्वारा भी प्रोपोगेट की जा सकती है, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। अब ये क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं बच्चों, यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आप जो है अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। ये जरूरी नहीं है यही सारे एमसीक्यूज आ जाएं, यही सारे एमसीक्यूज आ जाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको क्या करना है, आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपकी थ्योरी तैयार होगी, तो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, कीप लर्निंग, थैंक यू एंड बाय।